नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अन्नामलाई ने आज ये घोषणा कर दी कि वो अपने पद से मुक्त हो रहे हैं। अब इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, निकाले जाएंगे, लोग कोशिश करेंगे। ये बोला जाएगा कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो बीजेपी को कुछ तमिलनाडु में मदद नहीं करा पाई और उनको पार्टी ने दूध की मक्खी की तरह संगठन के दायित्व से निकाल करके मुक्त कर दिया है। उसके अलावा और भी कि बीजेपी का नॉर्थ इंडिया में ही प्रभाव है और वो साउथ के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन मेरा इसको लेकर के थोड़ा सा दूसरा ओपिनियन है। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी ने बहुत चालाकी के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। स्ट्रैटेजी के पीछे सारी की सारी योजना ये है कि तमिलनाडु में किसी भी तरह से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सरकार को हटाना जरूरी है और वही बीजेपी की नई प्राथमिकता हो गई है। संगठन का बेस बढ़ाना, चुनाव जीतना हमेशा से प्राथमिकता होती है और अभी तक बीजेपी इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा था कि वो अपने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स को बढ़ाए और तब चुनाव जीते। लेकिन अचानक ये जो स्ट्रैटेजी का परिवर्तन हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण है जो लंबे समय से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता, विशेष रूप से जो स्टालिन के सुपुत्र हैं उदयनिधि, वो ये बात कहते हैं कि हमको सनातन को इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है, सनातन को हटाना है। सनातन जो है वो डेंगू की तरह से है, एड्स की तरह से है, मलेरिया की तरह से है। एक ये और इस स्टैंड को लेकर के उन पर मुकदमा होता है, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं। उन डीएमके का एक सांसद नॉर्थ इंडियन लोगों को गोमूत्र प्रदेश के लोग से कहता है, बाद में हालांकि उसको एक्सपंज कर दिया गया और अपनी माफ़ी मांग ली, लेकिन ये एक कॉन्शसली, सबकॉन्शसली और एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की डीएमके की स्ट्रैटेजी है। और इसी माइंडसेट के खिलाफ अन्नामलाई लड़ रहे थे और वो अपने प्रयास में कामयाब भी रहे थे। मतलब वो कामयाबी धीरे धीरे नज़र आती, लेकिन अगर देखा जाए तो 3% वाली बीजेपी को वो 13%, 12% वाली बीजेपी तक बनाने में उनको कामयाबी मिली। बावजूद इसके कि 12% बीजेपी को वोट मिला, वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। अलायंस के साथ बीजेपी तमिलनाडु में एक बार 4 सीट जीत चुकी है। इस बात को सबको ध्यान रखना चाहिए। अब एक फैक्टर हो गया सनातन के खिलाफ। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है हिंदी को लेकर के, जिस तरह से वहाँ पर भ्रम फैलाया जा रहा है, विशेष रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो तमिल भाषा के खिलाफ है और वे तमिल को नुकसान करेगी। इस पर बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की इमेज एक नॉर्थ इंडियन पार्टी के रूप में ही बनी हुई है, हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ से ले विंध्या के नीचे तक आ चुकी है, कर्नाटक में सरकार बना चुकी है। अब तो इस बार केरल से भी एक लोकसभा सांसद जीत के गया है। तो ये एक बात खत्म हो जाए, वो तेलंगाना में सीट जीती है अच्छी, आंध्र प्रदेश में जीत के साथ सरकार में है। तो तमिलनाडु में ये बात कहना कि वो कोई बात बीजेपी अगर कहती है तो उसको सुना नहीं जाएगा, विशेष कम सुना जाएगा, ऐसा अब नहीं रह गया है कि नहीं। तो हिंदी को लेकर के एक ये बड़ा भ्रम है, उस भ्रम को भी दूर करना है। और वो दूर तभी हो सकता है जब सरकार वहाँ से जाए और सरकार जिस तरह की बातें डीएमके कर रही है वो उसको रोका जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो डिलिमिटेशन को लेकर के बात
डीएमके कर रही है कि उसको पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहिए, और ये कह रही है कि 150 सीटें उत्तर प्रदेश की हो जाएंगी, उनकी सीटें कम हो जाएगी। लेकिन उसमें एनॉमली है, तमिलनाडु में कम पॉपुलेशन है, उनकी 39 सीटें हैं। गुजरात में ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनके पास 26 सीटें हैं। तो क्या ज़्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश को सिर्फ इसलिए पनिश किया जाएगा कि तमिलनाडु नाराज़ हो जाएगा, कर्नाटक नाराज़ हो जाएगा, केरल नाराज़ हो जाएगा? और ये कहना कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखा है इसलिए हमको पनिश किया जा रहा है, तो जो उत्तर प्रदेश या बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हिंदू अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया हुआ है। तो जो बाकी है, विशेष रूप से जो दूसरी बड़ी माइनॉरिटी है, उसके जनसंख्या का ग्रोथ ज़्यादा है। तो क्या उनकी गलतियों की सज़ा उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को मिलनी चाहिए, बिहार के हिंदुओं को मिलनी चाहिए, या बाकी जगह के लोगों को मिलनी चाहिए? दूसरा फैक्टर ये हो गया। तो ये जो डीलिमिटेशन के नाम पर ये फैलाया जा रहा है इन गलत इंफॉर्मेशन, गलत सूचनाएं, उसमें विरोधाभास है। जैसा मैंने बोला कि आप अगर ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा इन्होंने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल रखा, तो उत्तर प्रदेश का हिंदू, बिहार का हिंदू, राजस्थान का हिंदू, बाकी जो महाराष्ट्र का हिंदू, उसने भी अपनी जनसंख्या नियंत्रित की। लेकिन इन सब परिस्थिति में अगर हापुड़ में ये खबर आती है कि एक मुस्लिम महिला ने अपना 17वां बच्चा एम्बुलेंस में, उसका 17वां बच्चा एम्बुलेंस में पैदा हुआ, तो आप समझ लीजिए कि क्या है। और इस तरह के वीडियो लगातार आते हैं जब मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि 6 बच्चे के बाद या 7 बच्चे के बाद या 10 बच्चे के बाद ये कहती हैं कि अभी तो हमको और बच्चे पैदा करने हैं, 1 दर्जन बच्चे पैदा करने हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ये मुस्लिम परिवारों में इस तरह का है, क्योंकि वो इसको धर्म से जोड़ करके देखते हैं। तो ये एक मसला हो गया, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति है। इसके अलावा जो एक नॉर्थ और साउथ का डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी काउंटर करने की ज़रूरत है। और इस सब के लिए जो डीएमके का सारा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए वहाँ पर भाजपा को अलायंस करना पड़ेगा। अलायंस, अपने पुराने अलायंस पर जाना पड़ेगा। अब अन्नामलाई का एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि उनको अपने ऑर्गेनिक वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम से भी उतनी ही दूरी रखनी चाहिए जितनी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम से। उन परिस्थिति में तरीका केवल एक ही है कि एक स्ट्रैटेजिक मूव लिया जाए, जहां अन्नामलाई पद तो छोड़े लेकिन जिम्मेदारी में उतनी ही मजबूती के साथ बने रहे, और ऐसा ही होता दिख रहा है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि जो अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के जनरल सेक्रेटरी हैं जिन्होंने अभी पलानी स्वामी, जिन्होंने अभी अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात की, उन्होंने ये बोला कि हम सेकंड फिडल भी खेलने के लिए, मतलब सेकंड फिडल भी प्ले करने के लिए तैयार है। मतलब ये कि वो दूसरा जूनियर पार्टनर के तौर पर भी काम करने के लिए तैयार है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। उसका कारण क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबको ये मालूम है, तमिलनाडु की जनता को भी मालूम है कि अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम में के पास नेतृत्व का अभाव है। उनका अपना वोटर है, कैडर है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास लीडरशिप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप है, लेकिन उनके पास अभी उस तरह का सपोर्ट बेस नहीं है। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं और
जिस तरह से 26-27% के आसपास 26% के आसपास AIADMK का वोटर है, 12% के आसपास इनका हुआ, मतलब 38% के आसपास का वोट बैंक है, और एक दो और छोटी छोटी राजनीतिक दल हैं। प्लस अगर एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया तो ये अलायंस जो है वो बड़ी मजबूत स्थिति में होगा DMK को अनसीट करने के लिए, स्टालिन को सत्ता की से बेदखल करने के लिए। और यही एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो बीजेपी को न केवल तमिलनाडु में स्थापित करने के दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक ये जो डिविसिव या फिसिपेरस माइंडसेट के साथ लोग काम कर रहे हैं, जो ये बार बार डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो हिंदी और तमिल के नाम पर हो, चाहे द्रविड़ और आर्य के मतलब नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के नाम पर हो, चाहे वो इस तरह के और किसी मामले पर। यहाँ तक कि मारन साहब ने, मुराद मारन साहब ने संस्कृत तक का संसद में विरोध किया था। यह भी जो पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ है उसमें संस्कृत से किस बात का विरोध हो सकता है किसी तमिल को, ये समझ के परे है। उसका सीधे सीधा एक कारण है कि इनको डिविसिव पॉलिटिक्स करनी है। उसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, हम लगातार उस तरह की चीज़ करते रहे। लेकिन तमिलनाडु में अन्नामलाई का हटाया जाना, अगर किसी को ये लगता है कि उस अन्नामलाई को पनिशमेंट है, तो ये उसका की राजनीतिक असमझ से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है, और इस स्ट्रैटेजिक मूव में न केवल बीजेपी बल्कि अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की भी सहमति है, और वो स्ट्रैटेजिक मूव उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं। और अगर ये अलायंस बन जाता है और ये DMK को बुरी तरह से चुनाव हराता है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।